हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्क्वाड डाइस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पिछली क्लास में राज्यसभा स्टार्ट किए थे और राज्यसभा का एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था और मैंने बताया था कि राज्यसभा में कितने मेंबर कहाँ से आते हैं, कितने इलेक्टेड होते हैं, कितने नॉमिनेटेड होते हैं। तो आज कंटिन्यू करते हैं हम लोग उसके आगे का पार्ट का। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि 250 मैक्सिमम एंड 245 टोटल या प्रेजेंट मेंबर होते हैं, जिसमें से 12 मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। मतलब उनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये सब हम लोग सारा पढ़ चुके थे। तो अब चलिए आगे का पार्ट हम लोग देखते हैं। तो राज्यसभा, और यहां से कोई भी डाउट आए तो आप पूछते चलना, आप कमेंट सेक्शन में डालना। आ, पिछला वीडियो में, पिछला का पिछला वीडियो में मैंने देखा भी था, कुछ क्वेश्चंस आया था, तो मैं आज उसको, वो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे आप टॉपिक को आगे बढ़ते जाइएगा, टॉपिक पढ़ते जाइएगा, वो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर होते जाएगा। तो राज्यसभा में हम लोग समझते हैं कि राज्यसभा के बारे में, एक तो मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 80 में आता है ना। अब समझिएगा, राज्यसभा को हम लोग परमानेंट हाउस कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा को हम लोग परमानेंट हाउस कहते हैं। इसको हिंदी में स्थायी सदन कहा जाता है। याद रखिएगा, राज्यसभा जो होता है वो क्या होता है, स्थायी सदन होता है ना। वो परमानेंट हाउस होता है, स्थायी सदन होता है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि ये परमानेंट हाउस होता है, ऐसा क्यों बनाया गया, और परमानेंट हाउस से यहाँ पे क्या मतलब है। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि राज्यसभा जो है, परमानेंट हाउस उसको हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है ना। जबकि लोकसभा क्या होता है, डिसॉल्व होता है ना। वो हम लोग समझते हैं। बस एक पॉइंट और जान लीजिए, राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस भी कहते हैं। अपर हाउस क्यों कहते हैं, अब ये दोनों है ना, हम लोग दोनों पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो पहला चीज आप समझिएगा, राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है, मतलब राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है डिसॉल्व होना, या हिंदी में इसको बोलते हैं विघटित होना या भंग होना। तो विघटित होना या भंग होने का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा हम लोग एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। जब हम लोग लोकसभा पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि लोकसभा जो होता है वो क्या होता है, डिसॉल्व होता है। तो लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं होता है ना। वो क्या हो जाता है, हर 5-5 वर्ष में डिसॉल्व होता है। हो सकता है 5 वर्ष से पहले भी डिसॉल्व हो जाए, लेकिन राज्यसभा जब से बना था तब से ये डिसॉल्व नहीं हुआ, ये चलते जा रहा। तो इसका क्या मतलब है तो जो बिगनर भी है उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। दिक्कत आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जरूर डालिएगा। तो देखिए, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैं लोकसभा का एग्जाम्पल लेता हूं। लोकसभा में 2019 में पिछला चुनाव हुआ था, और अगला चुनाव जो होने वाला है वो होगा कब, वो होगा 2024 में। तो आपको पता है कि 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। तो 2019 से 2024 कितना, 5 वर्ष। तो लोकसभा का कार्यकाल हम लोग कितना लिख देते हैं कि 5 वर्ष होता है। अगर ये ठीक ठाक चले तो 5 वर्ष तक, मैक्सिमम 5 ईयर तक चलता है। अगर बीच में इमरजेंसी ना लगे, ये सब मैं आपको आगे बताता हूँ। ऐसे ठीक ठाक नॉर्मल कंडीशन रहे तो कितना चलेगा, 5 वर्ष चलेगा। अब देखिए, 2019 में बीजेपी की सरकार बनी, है ना, गठबंधन एनडीए में लाके, है ना, लेकिन बीजेपी के पास, है ना, प्रचंड बहुमत था। बहुमत का मतलब आप समझते होंगे, मोर देन 50%, या 50% प्लस वन को क्या बोलते हैं हम लोग, बहुमत या मेजोरिटी बोलते हैं। तो लोग देखो, एक एक चीज समझिएगा, सरकार किसका बनेगा वो लोकसभा डिसाइड करता है कि राज्यसभा डिसाइड करता है। तो हमेशा लोकसभा डिसाइड करेगा, राज्यसभा सरकार नहीं बनाता, है ना। तो लोकसभा बताता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी का सरकार बनेगा। तो आप समझिएगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का मोर देन 50% सीट आ जाता है उसी का सरकार बन जाता है। लोकसभा जब आप पढ़िएगा तो लोकसभा में टोटल सीट है 543। अब 543 का 50% प्लस वन, है ना, मिनिमम इतना 50% प्लस वन, जिस पॉलिटिकल पार्टी को सीट आ जाएगा उसका क्या हो जाएगा, सरकार बन जाएगा। तो 2019 में बीजेपी के पास 303 सीट था। तो आप बताइए, मोर देन 50% है, तो इसका मतलब बीजेपी का सरकार बन गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब ये बीजेपी की सरकार 2019 से चल रहा है, अब 24 तक चलेगा। लेकिन चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एजम्पशन हम लोग करते हैं। 2023, अब देखिए क्या होगा, 2023 अभी चल रहा है। अब 2023 में कुछ ऐसा हो जाए कि बीजेपी का 33 एमपी जो है, 33 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब 33 सांसद जो है, उन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया, मतलब रिजाइन दे दिया। तो जब ये रिजाइन दे देंगे तो ये 33 सीट क्या हो जाएगा, खाली होगा।
तो आप बताइए, ये जो 33 सीट खाली हो जाएगा तो यहाँ इसको क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। और भरा कैसे जाएगा? क्या इसी 33 जो व्यक्ति यहाँ पे बैठे थे वही अपने किसी रिलेटिव को बैठा देंगे यहाँ पे, या अपने जान पहचान के लोगों को बैठा देंगे? तो बिल्कुल नहीं। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे क्या होगा, अगर सीट खाली हुआ तो फिर से क्या होगा, इलेक्शन होगा। और आप एक टर्म सुनते होंगे न्यूज में, बाय इलेक्शन, क्योंकि बीच में जब कोई भी इलेक्शन होता है उस इलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाय इलेक्शन बोलते हैं। तो ये 33 सीट पर अब क्या होगा, अब 33 सीट पर होगा बाय इलेक्शन। क्या होता है बाय इलेक्शन? ये हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं उपचुनाव, है ना, क्या बोलते हैं, उपचुनाव। तो आप ये ध्यान रखना, 33 बीच में ऐसे समझना, जैसे एक चीज और समझ लो, 2019 में जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव को हम लोग बोलते हैं जनरल इलेक्शन, आम चुनाव, है ना। जो हर 5-5 वर्ष में जो चुनाव होता है उसको बोलते हैं आम चुनाव। जैसे 2024 में होगा तो आप क्या बोलिएगा, लोकसभा का आम चुनाव होने वाला है, जनरल इलेक्शन होने वाला है। जबकि अगर बीच में कोई एक आध सीट, किसी की मृत्यु हो गई, किसी कारण से त्यागपत्र दे दिए, कोई भी कारण से अगर सीट खाली होता है तो 6 महीने के भीतर क्या होता है, बाय इलेक्शन होता है या उपचुनाव होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी मेरे एग्जाम्पल में ये जो 33 सीट है इसमें क्या होगा, उपचुनाव होगा। और मान लेते हैं यहाँ पे जब उपचुनाव होगा तो सारे कैंडिडेट खड़े होंगे और इस 33 स्थान पे, इस जगह पर लोग क्या करेंगे, वोट डालने जाएंगे। और जब वोट डालने जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि बीजेपी का जो ये 33 सीट था अब बीजेपी का नहीं रहा, किसी और दल का, है ना, किसी और दल का वो क्या हो जाएगा, सीट हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, मान लो यहाँ पे कांग्रेस जीत जाए, आम आदमी पार्टी जीत जाए, या और कोई दल, है ना, जीत जाए, तो यहाँ पे क्या होगा कि 33 सीट जो बीजेपी का था अब वो बीजेपी का रहा नहीं, वो किसी विपक्ष के पास, कांग्रेस के पास या और दल के पास चला गया। तो आप बताइए, सीट का संख्या बीजेपी का 303 से घटकर कितना हो गया, 270। तो अब अगर 270 सीट घट गया तो आप बताइए 543 में 270, क्या ये अब मेजोरिटी में है? अब ये मेजोरिटी में नहीं है। और जब मेजोरिटी में नहीं होगा तो अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि राष्ट्रपति बीजेपी को बोलेगा कि आप मेजोरिटी प्रूफ करो। और ये अगर मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाया, मान लेते हैं गठबंधन नहीं है, ऐसे मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाया, तो फिर क्या करेगा राष्ट्रपति, क्या करेंगे, विपक्ष का जो सबसे बड़ा पार्टी होगा, मान लो कांग्रेस है, तो कांग्रेस को मौका देगा कि आप क्या कीजिए, ये मेजोरिटी प्रूफ करके दिखाइए, जैसे भी गठबंधन कोलिजन जैसे करना है करिए, आप मेजोरिटी प्रूफ कीजिए। मान लो कांग्रेस भी नहीं कर पाया और कोई भी दल नहीं कर पाया, तो क्या होगा, 2023 में ही लोकसभा क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। इसी को बोलते हैं लोकसभा का डिसॉल्व होना, हिंदी में बोलते हैं भंग होना, विघटित होना, या इसी को बोलते हैं सरकार का गिरना। बोलेंगे सरकार 1 वर्ष पहले ही गिर गई, ऐसे तो गिरना 24 में तो फिर चुनाव होगा ही, लेकिन 24 से पहले ही, 1 वर्ष पहले ही गिर गई। इसलिए लोकसभा जो होता है वो परमानेंट हाउस नहीं होता है, वो स्थायी सदन नहीं होता है। जबकि राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस, इसलिए राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट। तो आपको ये समझ में आ गया, कभी एग्जाम में आपसे पूछे, किसी इंटरव्यू में पूछे कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों बोला जाता है, तो आप बता दें राज्यसभा को परमानेंट हाउस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होता है। क्लियर है यहां तक? तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए, अब एक शब्द है अपर हाउस। पहला चीज तो आप समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि राज्यसभा अपर हाउस होगा या लोकसभा लोअर हाउस होगा, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन आम बोलचाल में हम लोग कहते हैं इसको अपर हाउस और लोकसभा को क्या कहते हैं, लोअर हाउस। इसको क्यों कहते हैं, थोड़ा सा मैं बैक चलता हूं, थोड़ा सा एक कहानी सुन लीजिए इसके पीछे। ये शब्द आया कहां से? ये शब्द आता है, उससे पहले आप मुझे बताइए, हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम लिए कहां से? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम लिए हैं ब्रिटेन से। कहां से लिए? ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है वैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट है, क्योंकि वही से हम लोग क्या किए, उस सिस्टम को लिए। वहां पे भी 2 हाउस है, बाइकैमरलिज्म वहां पे भी चलता है, मतलब द्विसदनीय व्यवस्था वहां पे भी चलता है। तो वहां पे भी 2 हाउस है, एक हाउस का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड, एक हाउस का नाम है हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ लॉर्ड जो है, वहां का नाम ही से जान लीजिए आप, हाउस ऑफ लॉर्ड है, वो लॉर्ड है, लॉर्ड ही है, भगवान ही है ना। तो वहां पे जो शाही पोस्ट पे रहने वाले जो लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे, हाउस ऑफ लॉर्ड में बैठते थे, वो लोग उच्च पद पे, इसलिए उसको अपर हाउस या उच्च सदन कहा जाता है। और हाउस ऑफ कॉमन, कॉमन मतलब आम आदमी, मैंगो मैन, है ना। तो वो लोग आम आदमी आना इसमें क्या किए, शुरू किए, इलेक्शन लड़के आना शुरू किए, आम आदमी का सभा वो हो जाएगा कौन, हाउस ऑफ कॉमन, तो वो हो जाता है लोअर हाउस। तो ये वहां पे बोला जाता था अपर हाउस एंड लोअर हाउस, बस उसी चीज को हम लोग यहाँ पे क्या, तो राज्यसभा जो होता है, एक इसको अपर हाउस हम लोग इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये परमानेंट हाउस होता है, ये डिसॉल्व नहीं होता, तो ये हमेशा चलते रहता, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ये मत समझिएगा कि पावर के आधार पर हम लोग अपर हाउस उसको कह रहे हैं।
है ना, पावर के आधार पर इसको अपर हाउस हम लोग नहीं कहते। ये डिसॉल्व नहीं होता, परमानेंट हाउस है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर हाउस उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा को लोअर हाउस या निम्न सदन कहते हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब समझिएगा, राज्यसभा में अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर कितना होता है, टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर, आप सोच के बताओ, पॉज करके बताओ वीडियो को, कि टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर कितना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, ये जो लाइन मैंने लिखा है टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर, ये गलत है। यहीं पे फंसते हैं हम लोग, है ना, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता। अब बहुत लोग, कुछ लोग पढ़े होंगे तो वो आंसर जरूर दिए होंगे, वो लिख दिए होंगे सर 6 ईयर। ये गलत हो जाएगा, 6 वर्ष नहीं होता है ना। अब आपको लगे सर हम तो वही पढ़े थे, 6 वर्ष पढ़े थे, फिर आप बोल रहे 6 वर्ष नहीं होता है। तो आप समझिएगा यहाँ पे जो मेरा ये लाइन है, अच्छा मैंने एक चीज मेंबर लिख दिया, चलो मैं, हाँ टेन्योर ऑफ राज्यसभा, है ना, राज्यसभा मेंबर तो 6 वर्ष होता ही है। मैं टेन्योर ऑफ राज्यसभा अगर मैं पूछूं, या फिर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन है कि टेन्योर ऑफ राज्यसभा कितना होगा, तो आप बताना एक भी नहीं, ये 6 वर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है। अगर वो परमानेंट हाउस है तो फिर उसका टेन्योर कैसा, समझ पा रहे बात, हाउस का टेन्योर नहीं होता है, मेंबर का टेन्योर होता है। अगर मैं लिखूं टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर, जो मैंने पहले लिखा, तो वो फिर लाइन क्या होगा, सही होगा। अब ये लाइन सही है। टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर पूछेगा तो आप 6 ईयर को टिक करना। अगर सिर्फ पूछेगा टेन्योर ऑफ राज्यसभा तो नन ऑफ दिस, ऐसे कुछ ऑप्शन होगा तो उसको टिक कर देना। या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कभी कभी आता है कि राज्यसभा का टेन्योर इतना, तो आप बता देना नहीं, राज्यसभा को कोई टेन्योर नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन होता है, इसलिए इसको कोई टेन्योर नहीं। तो 1952 से जब से वो काम करना शुरू किया, फर्स्ट मीटिंग उसका जो हुआ था, तब से लेकर के अभी तक क्या हो रहा है, वो चल ही रहा, वो डिसॉल्व नहीं हुआ, इसलिए वो, है ना, इसका कोई हाउस का टाइम पीरियड नहीं होता। जबकि लोकसभा का क्या होता है, टेन्योर। जब लोकसभा हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि लोकसभा में मेंबर का टेन्योर नहीं होता, लोकसभा में हाउस का टेन्योर होता है। वो उस पे हम लोग, है ना, उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। टेन्योर को हिंदी में हम लोग कार्यकाल बोलते हैं, ठीक है। तो कार्यकाल कितना होता है, तो यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना हो जाएगा, 6 वर्ष का हो जाएगा। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको इलेक्ट कैसे किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम में 238 सीट पर क्या होगा, इलेक्शन होगा। तो आप पहला चीज तो समझिएगा, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको निर्वाचित, इलेक्शन, इलेक्टेड का मतलब निर्वाचित कैसे किया जाता है, तो उनको निर्वाचित किया जाता है किनके द्वारा, बताइए, मैंने बताया था आपको, इलेक्टेड बाय एमएलए। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि राज्यसभा का के मेंबर जो है वो एमएलए के द्वारा इलेक्ट होते हैं, इसलिए इसका चुनाव क्या होता है, डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और एमएलए जो राज्य में विधानसभा होते हैं, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विधायक, है ना। तो विधानसभा के सदस्य को एमएलए या विधायक बोला जाता है। तो विधानसभा के सदस्य को हम लोग चुनते, तो हम लोग इलेक्ट करते हैं, और विधानसभा के सदस्य जो एमएलए होते हैं वो क्या इलेक्ट करते हैं, वो किनको इलेक्ट करते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। एक तो ये चीज ध्यान रखना, इलेक्टेड बाय एमएलए थ्रू किस सिस्टम पर, देखो चुनाव का सिस्टम होता है, हमारे यहाँ 2 सिस्टम वर्क करता है। हम लोग जो वोट करने जाते हैं, जैसे आपने अगर कभी वोट किया होगा लोकसभा का इलेक्शन या विधानसभा या पंचायत के इलेक्शन में, तो आप जो वोट करते हैं वो भी एक सिस्टम से, उस सिस्टम को क्या कहते हैं बहुत लोगों को वोट नहीं पता है। मैं आपको बताऊं, राज्यसभा के मेंबर का जो इलेक्शन होता है वो किस सिस्टम पर होता है, अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्टेड बाय एमएलए थ्रू, उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं पीआर विथ एसटीवी सिस्टम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीआर विथ एसटीवी सिस्टम। इसका फुल फॉर्म आप जान लो, पी से प्रोपोर्शनल, आर से रिप्रेजेंटेशन, एस से सिंगल, टी से ट्रांसफरेबल, और वी से वोट। तो ये आप याद रखिएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, हिंदी में इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, है ना। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। ये सिस्टम होता क्या है, ये सिस्टम समझाने मुझे एक क्लास लगेगा, तो इस सिस्टम का मैं अलग से क्लास लूंगा। जो 2 सिस्टम चलता है आप लोग का,
एक ये, एक मैं आगे बताऊंगा लोकसभा में, वो दोनों सिस्टम में एक साथ आपको पढ़ा दूंगा अलग से एक वीडियो इसमें बना के। अभी के लिए बस आप याद कर लीजिए कि लोकसभा के मेंबर का इलेक्शन किस सिस्टम के तहत होता है, तो आप बता देना PR विथ STV सिस्टम। तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो इतना पॉइंट आप इसमें पहले याद रखिएगा। इसके बाद अब ये सवाल बनता है कि राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा में कोई तो उसके चेयरपर्सन होंगे, कोई तो अध्यक्ष मतलब सभापति होंगे, तो उसके सभापति कौन होते हैं? तो आप याद रखिएगा, राज्यसभा के सभापति हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति है ना, ध्यान रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के क्या होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं। तो कैसे चेयरपर्सन होते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिसियो। मैं समझाता हूं इसका मतलब, इसको हिंदी में बोलते हैं पदेन, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो राज्यसभा के कौन से? एक्स ऑफिशियो या पदेन सभापति होते हैं। तो देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसका क्या मतलब होता है समझिएगा। एक्स ऑफिशियो वर्ड का मतलब होता क्या है? देखिए, जब भी अगर आप किसी प्रक्रिया से एक पद पर आते हैं, एक पोस्ट पर आते हैं, ऑटोमेटिकली आपको बाय डिफॉल्ट आपको कोई पोस्ट मिल जाता है। तो जो बाय डिफॉल्ट पोस्ट मिलता है, स्वतः जो पोस्ट मिलता है, उसको हम लोग एक्स ऑफिशियो बोलते हैं। जैसे जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेंगे वो अपने आप राज्यसभा के चेयरपर्सन बन जाएंगे। इसका मतलब राज्यसभा के चेयरपर्सन बनने के लिए कोई उनको इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ेगा, ना ही कोई प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाएंगे क्या? राज्यसभा के चेयरपर्सन। मैं चलो एक इजी एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो जैसे कि किन्हीं की शादी हो रही, अब मान लो कोई लड़का शादी कर रहा है, किसी लड़की से कर रहा है, मान लो, क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है ना। 377 आप पढ़ लेना, उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट। तो चलो हम लोग मान के चलते हैं एक लड़का एक लड़की से शादी कर रहा, मान लेते हैं कि किसी भी रीति रिवाज से कर रहा, मान लेते हैं हिंदू रीति रिवाज से कर रहा। अब उस हिंदू रीति रिवाज में क्या होता है कि पंडित जी रात भर मंत्र पढ़ते हैं, लड़का बेचारा तपस्या किया, मंत्र पढ़ा, सुबह होते होते पंडित जी बोला कि विवाह संपन्न हुआ। जैसे पंडित जी बोला विवाह संपन्न हुआ, तो उस लड़का को एक पोस्ट मिल जाता है। कौन सा पोस्ट मिलता है? हस्बैंड का पोस्ट मिल जाता है। अब वो बोला कि अब यहां से तुम क्या हो गया? हस्बैंड हो गया। जैसे वो हस्बैंड हुआ, वो अपने आप किसी का जीजा जी हो जाएगा, वो अपने आप किसी का दामाद जी हो जाएगा, किसी का फूफा जी, किसी का मौसा जी। आप समझ रहे? मतलब जीजा जी बनने के लिए क्या वो उसने मंत्र पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था। वो मंत्र पढ़ा था क्या बनने के लिए? हस्बैंड बनने के लिए। मतलब वो पूरे रात जो प्रोसेस से गुजरा वो हस्बैंड बनने के लिए, ना कि जीजा जी दामाद बने। पंडित जी तो ऐसा नहीं बोले चलो अब जीजा जी का मंत्र पढ़ो, अब दामाद जी का मंत्र पढ़ो, अब फूफा जी का मंत्र पढ़ो, ऐसा तो नहीं हुआ। वो हस्बैंड बना ऑटोमेटिक, ये बाय डिफॉल्ट ये सब पोस्ट मिलने लगा। तो हम कह सकते हैं कि हस्बैंड इज योर पोस्ट एंड जीजा जी इज योर एक्स ऑफिशियल पोस्ट। बात समझ में आ रहा? वैसे ही राज्यसभा के चेयरपर्सन का कोई इलेक्शन नहीं होता है। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, इसलिए मैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाह रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट का ये प्रक्रिया से गुजरा, चुनाव लड़ा, और वो क्या हो जाएगा? राज्यसभा का चेयरपर्सन। अब आप बताओ, मान लो किसी हस्बैंड का तलाक हो गया, तो तलाक हो गया तो अब वो जीजा जी कहलाएगा? दामाद जी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। और जब वो जीजा जी दामाद जी नहीं कहलाएगा, तो आप बताओ, तो क्योंकि वो हस्बैंड रहा नहीं। वैसे ही सेम यहाँ पे, अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट अपने पद से हट गए, तो आप बताओ वो चेयरपर्सन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट है तभी तक वो राज्यसभा का चेयरपर्सन है। उसके बाद तो वाइस प्रेसिडेंट हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इसलिए आप बेफिक्र रहना। जितना टर्म यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं सारा, जैसे अभी मैंने आपको बताया PR विद STV सिस्टम क्या होता है, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, वाइस प्रेसिडेंट अलग से पढ़ेंगे। धीरे धीरे करते करते सारा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। ये तरीका जो होता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो साइंटिफिक तरीका पढ़ने का, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, अब मान लो वाइस प्रेसिडेंट ये भी पढ़ाने लगे, पूरा हौच पौच हो जाएगा। हौच पौच हम लोग को नहीं करना, प्रॉपर वे में हम लोग को पढ़ना है, एकदम आराम से। अभी तो बस हम लोग राज्यसभा का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तो बस राज्यसभा का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जितने यहां से टर्म निकला सारा टर्म को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। तो यहां तक आज के लिए हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा, उसमें एक छोटा सा पार्ट और राज्यसभा का होगा, फिर हम लोग लोकसभा में आते हैं। चलिए, धन्यवाद।